हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने बंगाल का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें बंगाल का इंट्रोडक्शन, बंगाल के नवाब, उनका टाइम पीरियड और उनके नाम को देख लिया था। उसमें 3 नवाबों को देख लिया, मुर्शिद कुली खां, उसके दामाद शुजाउद्दीन और शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज। इन 3 बंगाल के नवाबों को हमने देख लिया है। पिछली वीडियोस को चेकआउट करिएगा। मुर्शिद कुली खां के लिए अलग वीडियो है, एक ही वीडियो में मुर्शिद कुली खां को बताया गया है। शुजाउद्दीन और सरफराज को एक ही वीडियो में बता दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे बंगाल का अगला नवाब है अलीवर्दी खां, जो बेहतरीन नवाब है बंगाल का। ठीक है ना, इसके बारे में देखना है हमको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है अली वर्दी खां। टाइम पीरियड है इसका 1740 से 1756 तक का, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक, सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो के बाद से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अली वर्दी खां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात इसके बारे में जानिएगा, अली वर्दी खां, इसने एक उपाधि ली थी, टाइटल लिया था। वो टाइटल था मिर्जा मोहम्मद खां की। ये उपाधि इसने या ये टाइटल इसने लिया था। ठीक है ना, मिर्जा मोहम्मद खां। टाइम पीरियड है इसका 1740 से 56 तक। दूसरा इसके बारे में पॉइंट जानेंगे आप लोग, इसने यूरोपियों को, जो भी यूरोपीय थे या कहीं कहीं पर बोलता है अंग्रेज, ठीक है ना, इसने यूरोपियों या अंग्रेजों की तुलना किससे की है? मधुमक्खी से की है। ठीक है, इसने अंग्रेजों की तुलना या यूरोपियों की तुलना अंग्रेजों से की है। इसका मतलब क्या होगा? इसने कहा था कि जो यूरोपीय हैं या जो अंग्रेज हैं, अगर आप उन्हें छेड़ोगे, परेशान करोगे, तो वो तुम्हें डंक मारेंगे, झुंड में तुमको परेशान करेंगे, फिर तुमको षड्यंत्र के तहत परेशान करेंगे, तुमको नीतियों के तहत परेशान करेंगे, तुम्हारे यहाँ किलेबंदी करेंगे, तुम्हारे यहाँ युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे, तुम्हारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो इस तरह से परेशान करेंगे अंग्रेज। और अगर उनका साथ दोगे, साथ मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, जरूरी नहीं कि साथ देना, उनको दिखाना ऐसा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर ऐसा करते हो तब वो तुम्हें शहद देंगे, यानी फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मधुमक्खी को परेशान करोगे तो डंक मारती है, और अगर कुछ भी नहीं करोगे, प्यार से उसको उसके साथ बर्ताव करोगे तो शहद मिल जाता बिना मधुमक्खी का डंक पाए हुए। उसी तरह से अगर इन्हें परेशान करोगे तो डंक मारेंगे, परेशान करेंगे, और अगर नहीं परेशान करते हो, इनके साथ थोड़ा सा हुस्ने सलूक करते हो, अच्छे से बात करते हो, तब तुम्हारे साथ ये शहद देने वाला काम करेंगे। ठीक है ना, तो किसने कहा है? अली वर्दी खान ने यूरोपियों की या अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नवाब कब बन गया? बंगाल का नवाब बन गया है ये, बंगाल का नवाब कब बन गया है ये? 1740 में। और कैसे बना है? हत्या करके। ठीक है, किसकी हत्या किया था? तो याद रखिएगा, सरफराज खां की। ठीक है, सरफराज खां इससे पहले का नवाब है, और सरफराज के पहले नवाब कौन था? शुजाउद्दीन। ठीक है ना, और शुजाउद्दीन से पहले नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। बार बार ये चीजें आप लोगों को बताता हूं। सरफराज का टाइम पीरियड क्या था, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 1727 से लेकर के 1739 से लेकर के 1740 तक। शुजाउद्दीन का टाइम पीरियड है 1727 से लेकर के 1739 तक, ये सारी चीजें बता चुका हूं। और मुर्शिद का टाइम पीरियड है 1717 से लेकर के 1727 तक। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां का दामाद शुजाउद्दीन है, और शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज है। ये सारी चीजें बता चुका हूं। और सरफराज की सेना में या उसके जो अधिकारी वाली चीजें थी उसमें अली वर्दी खां काम करता था। तो अली वर्दी खां ने हत्या कर दी थी। कब हत्या कर दी थी? 10 मार्च
1740 को कहां पर हत्या कर दी थी? कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध में इसने किसकी हत्या कर दी थी? सरफराज की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद एक गद्दी पर बैठ गया था। ये सारी चीजें पिछली वीडियोस में बताया हूं, यहाँ केवल रिवाइज कराने के लिए बता दिया हूं। थोड़ा सा मिस अरेंज लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है, याद किया है, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जैसे ये बंगाल का नवाब बना, ठीक है ना, बंगाल का नवाब कब बन गया? ये 1740 में नवाब बन गया। नवाब बनते इसने क्या किया? सबसे पहले 2 करोड़ रुपए, ठीक है, 2 करोड़ रुपए किसको भेजा? मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह इसको भेजा 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। ये उसका टाइटल था उसके कुकर्मों की वजह से, क्योंकि ऐसा ही वो शासक निकला है, मुगलों का बादशाह वैसा ही निकला, रंगीला टाइप का, तो उसका नाम रख दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला। इसको जब हम मुगल पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को दिया। और साथ में क्यों दिया था? 2 काम कराने के लिए। पहला, जो इसका पद है, यानी जो नवाब का पद है, नवाब का पद, उसको स्थायी कराने के लिए, स्टेबल कराने के लिए। और दूसरा, ये पूरे काम को लेकर के इसने स्वीकृति पत्र ले लिया था, स्वीकृति पत्र ले लिया था। यानी समझा रहा हूं क्या हुआ। इसने क्या किया? मुगल बादशाह को जैसे ही नवाब बना, ये बंगाल का जैसे ही नवाब बनता है, तो मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए भिजवाता है। और भिजवाने के बाद बोलता है कि जो मेरा बंगाल वाला नवाब वाला पद है, उसको क्या करिए आप? स्थायी कर दीजिए, स्टेबल कर दीजिए। यानी कोई हटाए नहीं, ना आप हटाए ना कोई हटाए, ठीक है। और दूसरा, इस मोहम्मद शाह रंगीला जो पीने खाने में मस्त रहता था, तो पैसा तो दिया किसने? अलीवर्दी ने पैसा तो दिया, बट इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर ये इसका नशा उतरा, कहीं भूल गया कि भाई मैं तो ऐसा किया ही नहीं था, तुमको बोला ही नहीं कि नवाब का पद स्थायी रहेगा, तो इसने क्या किया? बोला कि हमको लिखित में दे दो कि हमारा ये पद स्थायी है। तो इसने 2 करोड़ रुपए दिया, नवाब का पद स्थायी करा लिया, और उससे जुड़ा एक स्वीकृति पत्र, एक रिटर्न लेटर ले लिया कि कोई कह ना सके, बाद में पलट ना सके ये, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब देखिएगा, तो जो मुगल बादशाह से इसको पहला दिक्कत इसको थी, किससे? सरफराज से। तो सरफराज की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। दूसरा इसको दिक्कत थी मुगल बादशाह से कि उसका पद स्थायी नहीं, कभी भी हटाया जा सकता है, तो मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए दे दिया। अब देखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड है 1740 से 56 तक, तो 40 से लेकर के 1756 तक इसने एक भी रुपए फिर मुगल बादशाह को दोबारा नहीं दिया। यानी 2 करोड़ रुपए के बाद एक भी रुपया मुगल बादशाह को नहीं दिया है। यानी कह सकते हैं इस कारण से कि ये कैसा था? नाम मात्र का मुगलों के अधीन था, नाम मात्र का मुगलों के अधीन था ये, ठीक है ना। जैसे इससे पहले जब मुर्शिद को पढ़ा रहा था मैं, मुर्शिद कुली खां को, तो ये स्वतंत्र नवाब बना था। बंगाल इसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य था। स्वतंत्र होने के बाद भी ये मुगल बादशाह को राजस्व पहुंचाता था, पैसे का हिस्सा पहुंचाता था। लेकिन ये क्या बना? जब अलीवर्दी बना तो केवल एक बार 2 करोड़ रुपए की राशि भिजवा करके अपना काम करवा लिया है। चाहे रिश्वत बोल लीजिए, या नजराना बोल लीजिए, या घूस बोल लीजिए, जो कहना चाहे, 2 करोड़ रुपए के रूप में दिया इसने, और अपने पद को स्थायी करा करके उसका रिटर्न लेटर ले लिया। इसके बाद से 1 रुपए भी मुगल बादशाह को नहीं दिया। तो मुगल बादशाह की दिक्कत खत्म, सरफराज की दिक्कत खत्म। इसके बाद से अगली दिक्कत थी इसको, किससे? मराठों से, ठीक है ना। इसको मराठे जो थे, यहां लिख दे रहा हूं, इसको मराठों से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। मराठों ने इसको कितना परेशान किया? 1740 से, यानी जैसे ही नवाब बना, मराठों ने इसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और 1740 से लेकर के 1751 तक मराठों ने इसको परेशान किया। अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया ये, ठीक है ना। जब परेशान हो गया तो इसने बोला ठीक है, मराठों से समझौता कर लेता हूं, वो बढ़िया रहेगा। तो इसने मराठों से समझौता कर लिया, संधि कर ली। और मराठों की तरफ से संधि करने वाले कौन थे? राघोजी भोसले या रघुजी भोसले, ठीक है ना। इनसे मिल करके समझौते की बात किया। और समझौते में क्या किया इसने? बोला कि मैं आप लोगों को, यानी मराठों को 12 लाख प्रति वर्ष चौथ दूंगा। बताऊंगा क्या होता है। और इसके बाद से एक जो इसके पास सूबा था, कैसा? उड़ीसा का सूबा। क्यों उड़ीसा का सूबा? क्योंकि जब ये बंगाल का नवाब बना है तो बंगाल का संयुक्त रूप से नवाब बना है। संयुक्त रूप का मतलब क्या हुआ?
बंगाल भी इसके अंडर में था, बिहार भी इसके अंडर में आ चुका था और उड़ीसा, इसी को तो मिला करके पूरा बंगाल बना था। तो इसने क्या किया, जो उड़ीसा वाला एरिया है, वो उड़ीसा का जो सूबा है वो किसको दे दिया, वो भी मराठों को दे दिया। मराठों को इसको मराठों से इसको 1740 से लेकर के 51 तक दिक्कत हुई, तो इसने क्या किया, ठीक है इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए मैं समझौता करने को तैयार हूं। समझौता करने के लिए रघुजी भोसले इसके पास आते हैं और इसने समझौते के तहत बोला कि मैं आपको 12 लाख रुपए हर साल पहुंचाऊंगा चौथ के रूप में, और दूसरा उड़ीसा का सूबा भी आप रख लो। इसके बाद से मराठों ने इसको परेशान करना बंद कर दिया। तो सरफराज की हत्या करके सरफराज की दिक्कत सॉल्व कर दिया। मुगल बादशाह को 2 करोड़ दे करके मुगल बादशाह का इंटरफेरेंस अपने एरिया से दूर करवा लिया। इसके बाद से मराठे परेशान करे थे, मराठों को भी 12 लाख और उड़ीसा दे करके उनको शांत करा दिया, ठीक है ना। अब कैसा शासक था अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, बंगाल के लिए बहुत ही बेहतरीन नवाब निकला, बहुत ही योग्य नवाब निकला है। जब ये नवाब था तो कोई भी यूरोपीय इसके राज्य में संघर्ष नहीं कर सकता था, युद्ध नहीं कर सकता था, ना ही किलेबंदी कर सकता था। इतना बेहतरीन ये नवाब था बंगाल का, यानी इसका डर था, बिना इसकी मर्जी के कुछ नहीं कर सकते थे। बेहतरीन नवाब निकला है। इसके बाद से क्या होता है, 1756 में, 1756 क्योंकि 40 से लेकर के 56 तक का इसका टाइम पीरियड है, 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, जल शोध से। जल शोध को जलोदर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका नाती कौन, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठेगा, ठीक है ना। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है 1756 में, 1756 से 57 साल भर रहेगा वो, ठीक है ना। तो इसको भी देखना, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आपका प्लासी का युद्ध भी देखने को मिलेगा, फिर आगे चल करके बक्सर का युद्ध भी देखने को मिलेगा सिराज के टाइम पर, ठीक है ना। तो ये बातें अगली वीडियो में, फिलहाल इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसकी 3 बेटियां थी, किसकी, अलीवर्दी की। 3 बेटियों में से एक का पुत्र ये सिराजुद्दौला, यही गद्दी पर बैठेगा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। क्या क्या बताया, मिर्जा मोहम्मद खान इसकी उपाधि है, यूरोपीय अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खी से की, बंगाल का नवाब बना 40 से 56 तक में, कैसे बना है हत्या करके सरफराज की, ठीक है। सरफराज किसका पुत्र, शुजाउद्दीन का, शुजाउद्दीन किसका दामाद है, मुर्शिद का। सरफराज का टाइम पीरियड है 39 से 40, 27 से 39, हाँ 27 से 39 इसका शुजाउद्दीन का टाइम पीरियड है, और मुर्शिद का टाइम पीरियड है 1717 से 1727। बाद में अलीवर्दी का टाइम पीरियड 1740 से 56 तक। 2 करोड़ देकर के मुगल बादशाह को शांत करा दिया, बाद में कभी भी नहीं दिया, नाम मात्र का मुगलों के अधीन रहा है। 12 लाख रुपए और उड़ीसा देकर के मराठों को शांत करा दिया, योग्य नवाब रहा है। और बाद में इसकी मृत्यु के बाद इसका नाती जो है वो नवाब बनता है बंगाल का। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहां पर अभी आप लोगों को क्या बताना था मुझे, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है ना, ये भी समझा देता हूं। एक चौथ क्या होता है ये भी समझ लीजिए, साथ में एक सरदेशमुखी होता है, इसे भी समझ लीजिए। चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है, चौथ आय का 1/4 देना होता है, सरदेशमुखी आय का 1/10 देना होता है। अब क्या होता है ये, चौथ का मतलब हुआ मराठे जिस जमीन पर, जिस भूमि पर दावा करते हैं कि वंशानुगत मराठों की भूमि है, यानी मराठों की भूमि थी, मराठों की भूमि है और मराठों की भूमि रहेगी, यानी जिस भूमि पर मराठे वंशानुगत होने का, वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे उसे चौथ कहते थे, और उससे जुड़ा टैक्स जो लिया जाता तो वही चौथ कहलाता था, ठीक है ना। सरदेशमुखी क्या होता है, मराठों से सुरक्षा के लिए गैर मराठे जब कोई पैसा देते हैं तो वो सरदेशमुखी कहलाते, यानी कोई गैर मराठा है और वो उसको सुरक्षा चाहिए मराठों से, तो वो जो पैसा देगा मराठों को वही कहलाएगा सरदेशमुखी। ठीक उसी तरह से जैसे जजिया कर होता था, आगे चल करके देखेंगे। तो चौथ सरदेशमुखी ये होता है। ये चीज मिस हो गई थी, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी बातें अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।